नमस्कार भाई, क्या हाल चाल आप सभी के। तो दोस्तों, क्योंकि लगभग अगर मैं अनुमान लगाऊं तो काट पीट करके मैं ये मान लेता हूं कि 50 दिन के बाद में आप लोगों का प्रीलिम्स है, 16 जून। ठीक है। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आप लगातार पीवाईक्यू कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, अपने जो खुद के जो नोट्स है, सेल्फ नोट्स है, उसको रिवाइज कर रहे हो। देन उसके बाद में बात आती है PT 365 की, तो उसे भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 6 आई है मार्केट में। ठीक है, वो सारी कर ले आप। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, IR का भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लें आप। इसके अलावा कल्चर की हो गई, और इसके बाद में पॉलिटी की बच गई। ठीक है, तो ये सारी जो PT 365 है उनको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी यूपीएससी प्री में सबसे बड़ा बैरियर इस परीक्षा को पास करने के लिए, मेंस लिखने से आप थोड़े से नंबर से चूक जाते हो। तो वो कौन सा सबसे बड़ा बैरियर है जिसकी हम बात करें, तो वो है आपका सी सेट। ठीक है। तो अब से अपन क्या करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैंने यही बताया था कि कैसे और किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आगे आने वाली जितनी भी अभी हमारी वीडियोस होंगी, उसमें हम 2013 से लेकर के 2023 तक के जो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव है, वो करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर के जो मेजर कीवर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर एक पैसेज के अंदर, इसके बाद में जो इसके लिए टैक्टिक यूज होती है, ठीक है, वो इसके लिए आप किस मेथड से आप इस पर्टिकुलर पैसेज को आप सॉल्व करोगे, कहाँ कैसे प्रॉपर वन टू वन जाते 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 और अपने आंसर तक पहुंचोगे, उन सारी की सारी चीजों पर हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 2013 के सीसेट के इस पेपर के साथ ही हम लोग आज सीसेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप साथ साथ में आपका भी रिवीजन होगा। तो ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हिंदी में देखने की, क्योंकि अपना ज्यादा फोकस है वो हिंदी पर ही रहने वाला है ना। अंग्रेजी तो फिर भी इजी रहता है, बट अपन कोशिश करेंगे हिंदी में करने की। जहां जहां में टफ लगेगा हम अंग्रेजी में भी आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ ऐसा दिया होगा और बोलेगा कि आपके नीचे से 8% दिए होंगे, चाहे परिच्छेद होंगे जितने भी अलग अलग हिसाब से। और फिर आपको अलग अलग पैसेज को पढ़ना है। देन उनके कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे ये परिच्छेद हो यानी पैसेज हो गया। अब इतना बड़ा एक पैसेज है यहाँ तक। देन इसका एक कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ करके देना है, इस पूरे पैसेज को। ठीक है। मैंने कल क्या बताया था, हमें सबसे पहले जब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमारी पहली और नैतिक जिम्मेदारी क्या रहनी चाहिए कि हमें यहाँ पैसेज में लिखा हुआ कुछ भी जो पैसेज में लिखा हुआ है, वो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो उस पैसेज में एज इट इज लिखा हुआ है। अगर एज इट इज लिखा हुआ है, हमें वही आंसर टिक करके आना है। अदरवाइज हमें सोचना है, समझना है और फिर आगे चलना है। आपको पैसेज में बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जो बहुत जनरल स्टेटमेंट होंगे। आप सोचोगे कि यार ये तो सही ही होना चाहिए ना, ऐसा तो हो ही सकता है ना। बट आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ोगे अच्छे से। देन आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें रहेगा, क्या इसमें आंसर हमारा नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया था कि पैसेज से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। दुनिया में बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, इस पैसेज के बाहर आपको अपना आंसर नहीं देना है। पहली ईमानदारी से आपको यही बात अपने मन में बैठा करके रखनी है। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है। तो आओ करते हैं। तो पहला पैसेज क्या है कि हाल ही के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दाडंबर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। यानी लोकतंत्र की यहाँ पे बात हो रही है। और लोकतंत्र को लेकर के जिस जिस तरह के वर्ड मार्केट में यूज होते हैं, लोग यूज करते हैं, सरकारें यूज करती है, नेता लोग यूज करते हैं, या फिर विश्व में अलग अलग देशों में लोकतंत्र को लेकर के अलग अलग अपनी जो डेफिनेशन रहती है, तो उसके कारण क्या हो गया है कि डेमोक्रेसी जो अपने आप में थोड़ी क्या हो गई है, सभ्रमपूर्ण हो गई है। ठीक है, कंफ्यूज हो गई है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। ठीक है। जो गैर पश्चिमी विश्व के जो देश है, गैर पश्चिमी यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को आप छोड़ दो, तो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया आपके, है ना, ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये हो गए गैर पश्चिमी देश। पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों, वस्तुतः इन देशों के स्वहित में ही, यानी कि जो गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र को जो अधिरोपण करने वाले जो समर्थक है, वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम लोकतंत्र लेकर के आएंगे तो हमारे देश के लिए हित की बात होगी। और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों, उन देशों के अपने अपने तौर तरीकों के लिए समादर होने के कारण बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत द्विभाजन बन गया है। इसका मतलब क्या है कि
एक तो वो लोग जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, दूसरा इसका जो विरोध करने वाले हैं। दो अलग अलग विचारधाराएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे तो फिर विभाजन तो होगा ही होगा। दो तरह की वहां पर क्या होगी, हमारे पास आइडियोलॉजी आ गई है। किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन ये कह रही है कि जो लोकतंत्र है वो पश्चिमी देशों से ही संबंध रखता है, यानी कि पश्चिमी देशों ने शायद इसे शुरू किया हो। ये ऐसी धारणा बन जाती है जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर। ठीक है, तो यह मानते हुए कि यह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फूला है। ठीक है, यानी ऐसी एक भ्रांति पैदा हो गई है। देन, ठीक है, किंतु इस अभिधारणा को, इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा की संभावना के बारे में जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा। ठीक है, पश्चिमी विश्व में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए। सॉरी, प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए। स्थानीय लोकतंत्र जैसे गांव के लेवल पे ग्राम सभा हो गई, लोगों का प्रतिनिधित्व मिले तभी लोकतंत्र होगा ना। सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जन सहभागिता और लोक विवेचना के इतिहास में रुचि लेनी होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वर्ल्ड लेवल पर जहां आपने क्या किया कि एक तरफ पश्चिमी देशों की बात कर दी, सॉरी गैर पश्चिमी देशों की, और एक तरफ आपने पश्चिमी देशों की बात कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाली लाइन यही कह रही है कि हमें कम से कम दुनिया के बाकी देशों के बारे में, वहां के लोगों की जन सहभागिता और लोक विवेचना के इतिहास में रुचि तो हमें लेनी पड़ेगी, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना। एक कमरे में बैठ करके हम ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कि कहाँ क्या सही है और कहाँ क्या गलत है। ओके, तो ये वाली लाइन ये बात कर रही है। देन, यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण के परे देखना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास में जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जिस तरह का यहाँ पर विकास हुआ है, हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण से परे देखना होगा। यदि हम लोकतंत्र को पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान ले, तो अरस्तु ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन की जिन व्यापक मांगों के विषय में बात कही थी, उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो एकमात्र उत्पाद है पश्चिमी सभ्यता का। ठीक है, हम उसको स्पेशलाइज्ड नहीं कर सकते पश्चिम से लेकर के, पश्चिम के साथ जोड़ करके कि पश्चिम ने ही ऐसा किया है। ठीक है, सहभागी जीवन की जो अवधारणा है अरस्तु की, वो यहाँ पर फिर फेल हो जाएगी। वास्तव में इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की समकालीन प्रथा का संस्थानिक ढांचा अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका की गत कुछ शताब्दियों में हुए अनुभवों की देन है। यानी लोकतंत्र की, हालांकि ये कह रहा है कि अब यहाँ पे लास्ट पैरा क्या कह रहा है कि हालांकि हम इस बात पर संदेह भी नहीं कर सकते कि जो लोकतंत्र की जो समकालीन प्रथा का जो संस्थानिक ढांचा है, कि किस किस तरीके से लोकतंत्र को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो एक पर्टिकुलर कंट्री में, अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका की कुछ शताब्दियों से हुए उन्होंने जो सीखा है, यानी अमेरिका में जिस तरीके से लोकतंत्र डेवलप हुआ है, वन टू वन, स्टेप बाय स्टेप, उसी से तो सीखा है। उसी के बदौलत क्या हुआ है कि आज वर्तमान में लोकतंत्र का वर्तमान जो ढांचा है वो हमारे सामने है। इसे पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानिक प्रारूपों में यह विकास अत्यधिक नव परिवर्तनशील है, एकदम नया है, चेंज होकर के हमारे सामने आया है, जो हमसे लिंक करता है। यानी कि 2021 की अगर बात की जाए तो ये बहुत पुराना नहीं है, ये 1700 के आसपास से लेकर के 2021 के बीच की कहानी है। ये 1800 से लेकर के 2021, सॉरी 24 तक के बीच की कहानी है। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल देना चाहता है कि बहुत पुरानी चीजें नहीं है ये। ठीक है, और इसलिए ये आज की वर्तमान परिस्थितियों को भी प्रभावित करते हैं, अंततः प्रभावी हुए। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता कि यह एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि पहला जो पैसेज है वो यहाँ पे पूरा हो गया। तो कहना क्या चाहता है कि पूरे पैसेज में इसने बार बार बात की है किसकी, लोकतंत्र की। इसने बात ये भी की है कि भाई आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ पश्चिम की देन है, पश्चिम से ही आया है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, पश्चिम में पहले आ गया था, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आना शुरू हुए, उसके बाद में सीखना शुरू किया, और फिर वो जो सकारात्मक बदलाव लोकतंत्र में आए, उन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि वर्तमान में जो दूसरे जो गैर पश्चिमी जो देश है उन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। उपयुक्त परिच्छेद में यथा उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है। यानी कि लोकतंत्र की जो बात इस पूरे परिच्छेद में, इस
पैसेज में की गई है, तो लोकतंत्र का दृष्टिकोण क्या है इस पैसेज के अनुसार। एक्चुअल में आपने चाहे लोकतंत्र पे पीएचडी किया, डजेंट मैटर, मैटर इस बात से करता है कि ये वाला जो पैसेज है वो क्या कहना चाहता है, कि लोकतंत्र का दृष्टिकोण एक्चुअल में है क्या। तो पहले अगर इसकी बात की जाए, पहले स्टेटमेंट की, तो ये कह रहा है कि लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अन्य देशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण सभ्रमपूर्ण है। नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र को मानने वाले और उसके जो विरोधी है, उनके कारण क्या हो गई है कि लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र का जो विषय है वो सभ्रमपूर्ण हो गया है, न कि पश्चिमी देशों की अवधारणा के कारण। यही तो है हमारा पहला स्टेटमेंट, ये रहा यहाँ पे। मैं अब आपको पहली चीज यहीं पे बता देना चाहता हूँ। सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि कोई भी पैसेज अगर आप करोगे तो शुरू के तीसरे चौथी लाइन में या लास्ट के जो पैसेज होंगे, जो सॉरी लास्ट का जो पैराग्राफ होगा, लास्ट की जो 4-5 लाइनें होंगी, उसमें आपको अपने पैसेज का आंसर मिलने की संभावना 90% से ज्यादा रहेगी। मैं 100% नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे कोई भी कि ऐसा ही होगा, नहीं, मुझे नहीं देना ऐसा। बट क्योंकि यहाँ पे तीसरी चौथी लाइन के बाद में क्या हो गया, देखो कि ये वाली जो लाइन है वो ये कह रही थी कि जो गैर पश्चिमी देश है वहां पे लोकतंत्र को मानने वाले लोग और उसका विरोध करने वाले लोगों के बीच के कन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो गया कि इसकी स्थिति जो है वो संभरण संभरम पूर्ण हो गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मॉडल। ठीक है, तो सही है। मतलब ये वाली बात तो ये कह रही है, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने कल आपको क्या कहा था कि जहां भी ऐसी कोई चीज लिखी होगी जो पैसेज में नहीं होगी, मैं उसके लिए क्या एक वर्ड यूज करूंगा, एन एम, यानी कि नोट मेंशन। नोट मेंशन का मतलब इस पैसेज में वो चीज नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज तो यहाँ पे नहीं दी गई है, इसमें गलत है, रिवर्स दिया गया है। फिर देखो, लोकतंत्र के अधिरोपण की भाषा अनुपयुक्त है, तथापि इस अवधारणा पर गैर पश्चिमी समाज के अपने तौर तरीकों के सांस्कृतिक पृष्ठपट पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा मेंशन है क्या इस पूरे पैसेज में, ऐसा कुछ लिखा गया है? सोच के देखो आप कि आपने पहले लाइन से आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया और आपने कहीं भी ऐसा पढ़ा है? फिर कह रहा है कि इसकी भाषा अनुपयुक्त है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अधिरोपण की जो भाषा है वो पूरी, अधिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह धारणा बनती है कि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिमी देशों से संबंध है। ठीक है, और यह मानते हुए कि यह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिमी जन्म और फुला फुला। यहां तक तो ठीक है, इसके बाद में ऐसा कुछ लिखा गया है कि यहाँ पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे विचार करने की आवश्यकता है, ये वो। आप सोच के देखो, आपके सामने पैसेज है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, है ना। इसका मतलब पैसेज में अगर ऐसी कुछ चीज है नहीं तो काटो ना, इसको तुरंत प्रभाव से काटो। अब आओ तीसरे पे, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यद्यपि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा हुआ मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है। ये यही तो कह रहा था यहाँ पे, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला यही तो यहाँ पे कहा है कि उन्होंने यूरोप और अमेरिका के जो देश है यहाँ पर लोकतंत्र के रिफरेंस में इन लोगों ने जो अनुभव किए, अनुभव के परिणाम स्वरूप जो आज लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप सामने आया है, उसको पश्चिमी उसे पश्चिमी देशों को स्वीकार करने की आवश्यकता है या उसे अपनाया गया है। परंतु हमेशा से ही ऐसा नहीं था कि जो लोकतंत्र है वो यूरोप और अमेरिका की सबसे मेजर जो है वो क्वालिटी रही है, नहीं। मूल विचार नहीं है भाई, उन्होंने भी सीखा ही है। ये वाली बात यहाँ पे भी लिखी गई है और यहाँ पे भी उन्होंने डाउटफुल माना है इसको कि नहीं, मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, तो मूलतः नहीं है, सही बात भी है। फिर भी लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा संस्थानिक ढांचा, संस्थानिक। आप जैसे आप इस वाले स्टेटमेंट को इससे लिंक करोगे, मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ कि सारा का सारा इसमें ये इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको बहुत समझा लिया। अब ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ इस लास्ट वाले पैसेज में ये वाली जो लाइन है, 3-4 लाइनें जो है यहाँ पे ये मेंशन अच्छे से, इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा मेंशन है, कौन सा मेंशन नहीं है। इसके बाद में इंटरलिंक करना है, एज इट इज दिया गया उसको वहीं से उठाना है, छाप देना है अपना आंसर। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला पैसेज सीखा आपने, आप धीरे धीरे करोगे सीख जाओगे। पहले दिन में सी सेट में सारे कॉम्प्रिहेंसिव सीख करके और आप बोल दोगे कि मैं 30 में से 30 कर लूंगा, भाई साहब ये संभव ही नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो इस तरह से इस पैसेज को करना, थोड़ा बड़ा पैसेज था बट कोई ना, अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई है।
कुछ धारणाएं बनाई गई है। पहली धारणा क्या है, अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ अभी खुली हुई है, अगर आप लोगों के पास अलग से आपने इसका प्रिंट निकलवाया हुआ है इस पेपर का, मैंने कल इसको चैनल पे भी शेयर किया ही था, तो आप इस पैसेज में देख करके बताओ कि ये पूरी की पूरी लाइन की गैर पश्चिमी देश है वो लोकतंत्र को लाने में असफल रहे हैं। अगर आपने पूरे लाइन पूरे पैसेज में अगर असफल वर्ड कहीं भी पढ़ा है इस लाइन के रेफरेंस में, डेमोक्रेसी के रेफरेंस में, और ये इस बात का दावा करते हुए कि ये असफल इसलिए हुआ क्योंकि लोकतंत्र जो है वो पश्चिम का क्या है, विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद है, अगर ये लाइन कहीं भी पूरे पैसेज में लिखी होगी तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि इस पूरे पैसेज में दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि लोकतंत्र जो है वो इन लोगों जो गैर पश्चिमी देश है इन्होंने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि ये पश्चिम का उत्पाद है। नहीं, ये मेंशन ही नहीं है इसमें, मतलब क्या नहीं है, ये एनएम है, नॉट मेंशन इन दिस पैराग्राफ इन दिस पैसेज। और आगे वाला क्या है कि पश्चिमी देश हमेशा, अब आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड भी ढूंढने होंगे जो एक्सट्रीम वाले होंगे, प्रॉपर एक्सट्रीम वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढने होंगे। आप जैसे ही एक्सट्रीम वर्ड ढूंढोगे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं हमेशा। पूरे स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, देन आप पैराग्राफ में जाओ। कह रहा है कि पश्चिमी देश हमेशा हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र लोकतंत्र अधिरोपित करने का प्रयास करते हैं। पूरे स्टेटमेंट में दोस्तों कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पश्चिमी देशों ने हमेशा ये ट्राई की है कि आप गैर पश्चिमी देश हो, हम आप पर लोकतंत्र को थोपेंगे, नहीं लिखा गया। जब नहीं लिखा गया है तो आपको क्या, फिर से क्या लिख रहा है इसके आगे, एन एम, और इसको कर देना क्रॉस, यानी कि कौन से इसमें वेद है। तो वेद का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसके अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि ये रियल हो सकता है पश्चिमी देशों ने हमेशा गैर पश्चिमी देशों को लोकतंत्र अधिरोपित करने की कोशिश की हो। मान लो अमेरिका ने एशियन कंट्रियों जितनी भी एशियन कंट्रीज जो है उन पे ऐसा करने की कोशिश की हो कि नहीं हम लोकतंत्र आपको लेकर के आना पड़ेगा, बट पैराग्राफ में ऐसा नहीं लिखा गया है और हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलना है। कौन सा वेद है पूछा है कि कौन सा सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, न एक और न ही दो। तो समझ रहे हो आप, मतलब लाइक करना कैसे है ना। अब देखो आगे वाला, देखो पैसेज थोड़ा सा बड़ा, उससे तो छोटा ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं पहले वाले से तो, बट करते हैं। आगे वाला क्या है, निगमित अभिशासन। अब जब भी इस तरह का वर्ड आए अब तुरंत ना अंग्रेजी में चले जाना, ठीक है, अंग्रेजी में इसलिए चले जाना आप लोग, तो यहाँ पे लिखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की है, ठीक है, निगमित अभिशासन, वरना फंस जाओगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा है कि कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। इसके कुछ सिद्धांत है जैसे समस्त निष्ठा, निष्पक्षता से कारोबार का संचालन करना, सभी सम व्यवहारों से पारदर्शी होना, आवश्यक प्रकटन और निर्णय करना, देश के सभी, अब देखो यहां पर इसने एक्सट्रीम बना रखा है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा हम उसको तुरंत सही कर देंगे। तो देश के सभी कानूनों का अनुपालन करना, पर्णधारियों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना, नैतिक रीतियां और कारोबार से संचालन की प्रतिबद्धता रखना, सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विषय में जिस दूसरी बात पर विशेष बल दिया गया वह है कंपनी का प्रबंधन करते समय नियंत्रण करने वालों के द्वारा उसका जो पर्सनल आइडियोलॉजी रहेगा, उसका जो पर्सनल जो प्रॉफिट रहेगा और जो कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट होगा, जो फंड होगा, उसके बीच में भेद करने की क्षमता है। ऐसा नहीं हो कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ करूं और उसमें जो कॉर्पोरेट घराना होगा उसको मैं नुकसान पहुंचाऊं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है ना। मूलतः जो कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है उसके साथ विश्वास का एक स्तर जुड़ा था, अच्छी बात है। जिसपे जहां अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, जिसका एक अच्छे स्टैंडर्ड होगा, वहां पर obviously तो विश्वास का एक स्तर होगा। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के एक स्तरीय समूह का होना बाजार में विश्वास सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है। निगमित अभिशासन को उस एक मानदंड के रूप में जाना जाता है जिस पर विदेशी संस्थागत निवेश यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं, ठीक है। इसे उस कंपनी की शेयर कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव रखने वाले के रूप में भी जाना जाता है, जो भी सही बात है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि मोर्चे पर स्वच्छ छवि का रखना कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उचित लागतों पर पूंजी उद्गम करने को भी सुगमतर बनाता है। मतलब इसका क्या हो गया कि अगर आपकी छवि अच्छी है ना, जैसे टाटा कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उन कंपनियों में निवेश भी तो ज्यादा ही होगा ना, या उन पर सरकारें भी ज्यादा भरोसा जताएगी ना, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर लॉस की जो संभावना है वो वहां पे कम है, ठीक है। दुर्भाग्यवश निगमित अभिशासन बहुधा किसी बड़े घोटाले के प्रकटन के बाद ही चर्चा के केंद्र में आता है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो तभी चर्चा में आता है जब कोई घोटाला इस तरह का हो, ठीक है। तो बाकी सारी बातें अच्छी अच्छी की गई है, राष्ट्र में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सचेत कर दिया गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब पढ़ो कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है
एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के व्यवहार का या के व्यवहार होना या होने चाहिए। कंपनियों को हमेशा देश के श्रम एवं कर कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये जो लाइन है, सबसे पहली लाइन ये वाली लाइन है जहां पे मैंने येलो कलर से इसको है ना हाईलाइट किया है। तो ये एज इट इज यहाँ पे दिया गया ना कि सभी कानूनों का, तो ये नहीं लिखा कि श्रम है कि कर, सभी कानूनों का पालन करना चाहिए, ऐसा मेंशन है। ठीक है, मेंशन है, तो इसका मतलब जिसमें एक है वो आएगा आंसर हमारा। देश की प्रत्येक कंपनी के बोर्ड को पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र निदेशकों में से एक को सरकारी प्रतिनिधि होना चाहिए। हमने यहाँ पे पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाइक बाजार में उसका क्या योगदान रहता है, उसकी छवि कैसे होगी, अगर उसकी छवि अच्छी है तो मार्केट में और लोगों में उसका विश्वास अच्छा जाएगा। और कंपनियां लाइक खुद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो विदेशी संस्थागत निवेश है उन वो ज्यादा आकर्षित कैसे होंगे, अगर कोई कंपनी अच्छा मतलब विश्वास भरोसा जताने के लायक है तो वहां पर विदेशी संस्थागत निवेश ज्यादा वहां पर निवेश करने वाले होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बट हमने कहीं भी सरकारी प्रतिनिधि इस पूरे पैसेज में कहीं भी वर्ड ये लिखा गया है क्या? आपके सामने एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ भी आप अपने पैसेज या फिर पीडीएफ में देख लीजिए अलग से। ठीक है, आप बताइए मुझे कहीं भी ऐसा लिखा गया है क्या? जब नहीं लिखा तो आप 2 नंबर को गलत करो ना। आप जैसे 2 नंबर को गलत करोगे आपका ये लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है कि कंपनी कंपनी के प्रबंधक को अपनी व्यक्तिगत निधियों का कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। पूरे स्टेटमेंट में भाई साहब मुझे तो ये कोई लाइन देखने को मिली नहीं कि कंपनी के प्रबंधक को अपने व्यक्तिगत निधियों का कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत वर्ड यहाँ पे जरूर यूज हुआ है, बट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूज और जो कॉर्पोरेट फंड होगा उनके बीच में क्या है कि डिफरेंस होना चाहिए, बस ये कहा गया है। बाकी निवेश करना कि नहीं करने से कुछ कोई बात ही नहीं गई। तो जैसे आप तीसरा स्टेटमेंट गलत करोगे आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। अगर आप सबसे पहले तीसरा भी पढ़ते, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 to 1 पढ़ने की कोशिश करो, तब भी आप तीसरे नंबर को गलत करते और आपका आंसर आ जाता। यहाँ पे आपका देखो फायदा क्या होता है 3 to 1 पढ़ने का। 3 to 1 पढ़ने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे जैसे आप इसको पढ़ते, अगर तुरंत इसको गलत करते तो 0.5 सेकंड में आपका आंसर आ जाता, और ये टाइम बचाता आपका सी सेट में, है ना। अब आ जाओ आगे। परिच्छेद के अनुसार परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से अच्छे निगमित अभिशासन का या कि प्रमुख लाभ क्या है? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अच्छा निगमित अभिशासन कंपनी की शेयर कीमत में वृद्धि कर देता है। हमने पढ़ा था यहाँ पर ये चीजें, ये रही सकारात्मक प्रभाव डालेगा यहाँ पर कंपनी की शेयर कीमतों में। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और ऐसा लिखा भी गया, शेयर की बात भी हो रही है। ठीक है, तो जिसमें 1 नंबर नहीं है उसको रखो। देन अगर आप बात करोगे अच्छा निगमित अभिशासन यानी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है युक्त कंपनी हमेशा अपने व्यवसाय आवर्त में तेजी से वृद्धि करती है। अब ये क्या हो गया, हमेशा और तेजी से वृद्धि करती है। हमने पूरे पैसेज में पढ़ा अच्छे से और इसने लाभ पूछा है, तो इनडायरेक्टली भी अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेंशन ही नहीं है ना। ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं किया कि कंपनी हमेशा लाभ की तरफ जाएगी और तेजी से वृद्धि करेगी, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया इस पूरे यहाँ पर, नहीं लिखा गया ना। इसका मतलब क्या है, क्या फिर 2 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर आप तीसरा पढ़ो, अच्छा निगमित अभिशासन यानी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है विशेषी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी खरीदने में निर्णय हेतु प्रमुख मानदंड है। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, प्रमुख मानदंड है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हमारा, अब देखो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, मैं यहाँ पे काट देता हूँ भाई, कोई मतलब नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उस एक मानदंड के रूप में माना जाता है जिस पर विदेशी संस्थागत निवेशक यह निर्णय करते समय कि किन कंपनियों में निवेश किया जाए अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। यानी ये प्रमुख नहीं लिखा है, प्रमुख लिखा है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, उस एक मानदंड के रूप में, यानी कि 10 होंगे तो उस एक मानदंड के रूप में इसे जाना जाता है। इसका मतलब आपका 3 नंबर भी गलत हो गया। तो जैसे ही आप 3 नंबर को गलत करोगे, ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे पैसेज को करना है, कैसे पैसेज को करना है, ऐसे पैसेज को करना है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप तुरंत 3 नंबर देखते गलत करते आपको तुरंत आंसर आता, यहाँ 1 सेकंड में आपका सवाल होता और आपके फिर टाइम बच जाता, पूरा टाइम बच जाता है यहाँ पे। अब आगे देखिए पैसेज को, कुपोषण 6 माह से 2 साल की आयु के बीच होना सर्वाधिक आम है। अब यहाँ पे क्या है कि 6 महीने से लेकर के 2 साल मंथ हो गया। बड़े बच्चों की तुलना में छोटे बच्चों की भोजन की आवश्यकता कम होने के बावजूद ऐसा होता है। बहुधा कुपोषण का कारण गरीबी मानी जाती है। ठीक है, बहुत बार, हम ऐसा नहीं रहे, बहुधा, मोस्ट ऑफ द टाइम। परंतु यह पाया गया है कि ऐसे परिवारों में भी जहां वयस्क पर्याप्त रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक बच्चे पर्याप्त आहार नहीं ले पाते हैं। ठीक है, किसी और दवाला खाना खिलाने हेतु बच्चों की निर्भरता कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी। सही बात है,
या तो आदमी खुद खा ले तो हो सकता है कि भी अपना कमा करके खा ले तो ठीक है, वो अपना पेट भर लेगा अच्छे से, पर बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ों पे निर्भर रहेंगे ना। बहुधा माँ कामकाजी होती है और छोटे बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई बहन पर छोड़ दी जाती है। इसलिए बच्चों की खाद्य आवश्यकताओं के और उन्हें कैसे पूरा किया जाए इस संबंध में जागरूकता को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मतलब क्या कर दिया कि एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि ये भाई साहब ये बहुत जरूरी है जागरूकता को बढ़ाना। अब पूछ रहा है कि परिच्छेद के अनुसार कुपोषण को कैसे घटाया जा सकता है। यदि बच्चे भोजन की नियमित खुराक ग्रहण करें, यदि 5 वर्ष की आयु पूरी कर ले, फालतू का स्टेटमेंट है, इसको अपने एक बार होल्ड कर लो। ये तो फालतू स्टेटमेंट हो गया ना, कि ये जरूरी थोड़ी है, पूरे पैसेज में कहीं भी मेंशन ही नहीं है कि 5 साल का हो गया बच्चा और क्या होगा वो कुपोषित नहीं होगा। फिर पढ़ो कि यदि छोटे बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हो, और फिर लास्ट वाला क्या दिया कि यदि छोटे बच्चों को भोजन कराने की जिम्मेदारी वयस्कों को दी जाए। कहीं भी लिखा गया है क्या? नोट मेंशन है ना, ये तो लिखा ही नहीं गया ना। वो तो कह ही रहा है पैसेज तो पूरा कि बड़ वयस्कों को क्या क्या होती है कि जिम्मेदारी होती है छोटे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चों की वयस्कों पर निर्भरता के कारण भी उनमें क्या होता है कि कुपोषण हो जाता है, मतलब क्योंकि किसी और के द्वारा खाना खिलाने हेतु बच्चों की निर्भरता कुपोषण सॉरी कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये वाला मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। और ये वाला भी गलत हो गया, यदि बच्चों को नियमित खुराक ग्रहण करें, और फिर आगे क्या लिखा है कि यदि बच्चों की खाद्य आवश्यकताएं ज्ञात हो। अब अगर यहाँ पे क्या लिखा गया है, लास्ट लाइन देखो कि यदि बच्चे की खाद्य आवश्यकताएं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, ये इसके बारे में अगर हम जागरूक हो, ये चीजें हमें ज्ञात हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तभी महत्वपूर्ण किस रेफरेंस में महत्वपूर्ण है, कुपोषण को खत्म करने के संबंध में रेफरेंस में, इस रेफरेंस में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि लास्ट की शुरू की 2-3 लाइन में या लास्ट की 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो सी है वो आंसर सी हो जाएगा। ये पहला जो स्टेटमेंट है ये कहीं भी नोट मेंशन है पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले पैसेज में भी देखा आप लोगों ने कि लास्ट का जो पैराग्राफ होगा उसी में ही आपका यहाँ पे आंसर आ रहा था, और वही मैंने कहा था कि लास्ट के पैराग्राफ में आंसर आते हैं, शुरू में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मैसेज करने हैं। अभी तक 5 क्वेश्चन किए, 5 के 5 क्वेश्चन में आप कहीं भी टफ है क्या? अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं इस बार जब सी सेट दे रहा था, तो मेरे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट और जितने भी है वहां मेरे शायद 28 शायद 2023 में पैराग्राफ आए हैं। मेरे लगभग 23 से 24 पैराग्राफ जो है वो सही हो रहे हैं, और 22 वाले में तो इतने सही हुए थे, 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे ऑफिशियल आंसर की से क्या बोलते हैं सी सेट में। तो मैंने इसमें किया क्या था कि मैंने एक अलग से पेन ले लिया था, लाइक जेल पेन मैं जनरली यूज करता हूँ जब पेपर कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो हाईलाइट अच्छे से होता है और मोटा भी नहीं होता है इतना, तो ओवरलैप नहीं होती चीजें। तो क्या करता हूँ कि जो जो जरूरी चीजें है ना उनको बार बार नोट करता रहता हूँ, और मन ही मन में बोल बोल के लगातार क्वेश्चन को करता हूँ। उससे क्या होता है कि दिमाग एक्टिव रहता है, और आपको ये याद रहता है कि कौन सी बात कहाँ किस लाइन में कही गई थी। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने जैसे 3-4 लाइनें पढ़ी, आते आते यहाँ तक लास्ट तक आओगे, ऊपर की सारी बात भूल जाओगे क्या बोला था, और वहां पे एग्जाम का प्रेशर अलग से। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाईलाइट करते रहो, बोल बोल के इस क्वेश्चन को बार बार करो, तो आपका आंसर फिर आ जाएगा। अब आओ आगे कि लेखक के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी नहीं है, बल्कि यह तथ्य है। हाँ, बल्कि यह तथ्य है कि छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी माताओं की प्राथमिकता नहीं होती, ठीक है। छोटे बच्चों की देखरेख करना कामकाजी महिलाओं की प्राथमिकता जो है वो नहीं होती। देखो इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि बहुधा माएँ जो होती है वो कामकाजी होती है, इसलिए क्या करती है खाना खिलाने की जिम्मेदारी बच्चों पे छोड़ देती है। ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है ना इसमें। तथ्य यानी फैक्ट पूछा है, ये फैक्ट इस पैराग्राफ में कहीं भी लिखा है क्या? तो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी थी ये भी तो बनती है ना कि सबसे पहले आप इन 2 लाइनों को तो पढ़ो कि ये पूछ क्या रहा है। जैसे इसने क्या, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें ये तो बता रहा था कि कीवर्ड क्या है, वो तो ढूंढो ना सबसे पहले आप, कि एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछना क्या चाहता है। एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, जब आपको ये मालूम हो जाएगा तब आप आराम से क्या हुआ आंसर अपने हिसाब से और बेहतर तरीके से सही आंसर यहाँ पे निकाल लोगे। ये तो मेंशन ही नहीं है, इसने एक फैक्ट की बात पूछी कि फैक्ट ये है कि जो कामकाजी महिलाओं की प्राथमिकता नहीं होती छोटे बच्चों की देखरेख करना। भाई कौन सी ऐसी माँ होगी जिसकी प्राथमिकता नहीं है कि बच्चों की वो देखरेख करे। हालांकि हमें पैसेज से बाहर नहीं जाना, और पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया, नहीं लिखा तो आप नोट मेंशन करेंगे। लोक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पोषण संबंधित जरूरतों की जानकारियों को प्रचार नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली लाइन, ये अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है, लास्ट वाली लाइन ये कह रही है कि लोक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा पोषण संबंधी जरूरतों की जानकारी का प्रचार नहीं किया जाता। लास्ट वाले ये लाइन ये तो कह रही है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए। बढ़ाया इसलिए जाएगा क्योंकि जानकारी की प्रचार ही नहीं किया जा रहा, जागरूकता फैलाई नहीं जा रही।
जब जागरूकता फैलाई ही नहीं जा रही है, उसी के चलते तो कुपोषण हो रहा है। इसीलिए तो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही होंगी उनके पास। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पैसे से रखना है कि क्या मेंशन है और क्या मेंशन है। बेशक यहाँ पे लोक स्वास्थ्य अधिकारी नहीं दिए गए, पर यहाँ पे ये तो लिखा गया है ना कि खाद्य आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, इस संबंध में जागरूकता को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे अत्यंत वर्ड उन्होंने यूज किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई। डाइवर्सिटी इस पूरे स्टेटमेंट में, और डाइवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमें लोक स्वास्थ्य अधिकारी जो है या फिर कोई अथॉरिटी है, सरकार भी अगर यहाँ पे होता, तब हमारी ये जिम्मेदारी होती कि हम थोड़ा ब्रॉड माइंड के साथ सोच करके इस आंसर को हल करें। तो क्योंकि पोषण संबंधी जरूरतों की जानकारी का प्रचार नहीं किया जाता, इसी वजह से कुपोषण जो है उसका एकमात्र कारण गरीबी नहीं है, जन जागरूकता का अभाव भी है। इस तरह से यहाँ पे केवल दो जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और क्योंकि अब यूपीएससी यूपीएससी है, वो अपना आंसर जो भी मानेगी मानेगी, आप अपन तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास कम से कम इतना तो आप श्योर होगे ना कि भाई कौन सा आंसर सही करना है और कौन सा आंसर सही नहीं करना है। ब्रॉड सोचना है, बड़े तरीके से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर जरूरत और जानकारी इस तरह का वर्ड क्योंकि दिया गया है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, तो इस तरह से आपको इस आंसर को करना था। अनेक अनुभाविक अध्ययनों से पता चला है कि कृषि जोखिम उठाने के कृषक जो है, किसान जो होते हैं, वो जोखिम उठाने के अनिच्छुक होते हैं। यद्यपि अनेक मामलों में ऐसा मामूली रूप से पाया जाता है। यह दर्शाने के भी प्रमाण है कि कृषकों की जोखिम उठाने की अनिच्छुकता ऐसे फसल प्रतिरूपों और निविष्टि उपयोग में परिणत होती है, जो आय को अधिकतम करने के स्थान पर जोखिम को कम करने हेतु अभिकल्पित है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो किसान होते हैं ना, वो ऐसे फसल प्रतिरूप या ऐसी कृषि को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी आय को ना बढ़ाती हो, भले ही उनकी आय को ना बढ़ाती हो, भले ही उनकी आय को अधिकतम करती हो, नहीं, उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। किसान बस ये चाहते हैं कि उनका जोखिम कम से कम हो। कृषक कृषिगत जोखिमों को संभालने और उसका सामना करने के लिए अनेक रणनीतियां अपनाते हैं। इसके अंतर्गत फसल एवं जोतों का जो विविधीकरण है, गैर कृषि रोजगार, माल का भंडारण और परिवार के सदस्यों का रणनीतिक प्रवास इत्यादि पद्धतियां इसमें सम्मिलित है। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि बंटाई काश्तकारी से लेकर नातेदारी, विस्तारित परिवार और अनौपचारिक ऋण अभिकरण जैसी संस्थाएं भी हैं। कृषकों के द्वारा जोखिम उठाने में प्रमुख बाधा यह है कि एक ही प्रकार के जोखिम उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी एक ही तरह का अगर जोखिम उठाया जाएगा तो बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित करेंगे। अनुभाविक अध्ययन यह दिखाते हैं कि परंपरागत तरीके पर्याप्त नहीं है, अतः नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। अब यहाँ पे सरकार की भूमिका आ गई, विशेषकर ऐसे उपाय जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक समान कारगर हो, यानी कारगर हो। यानी कि वो भी सी बात नहीं कि जैसे सॉरी राजस्थान जैसे है, तो राजस्थान का यहाँ पर क्या है कि क्लाइमेट अलग तरीके का है, यहाँ की फिजियोग्राफी अलग तरीके की है। अरुणाचल प्रदेश की फिजियोग्राफी अलग तरीके की है ना। तो आप जो चीजें अप्लाई कर रहे हो राजस्थान में सेम टू सेम, वो तो आप अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं कर पाओगे ना। नीतियों का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषिगत जोखिमों का मुकाबला करना हो सकता है, ठीक है, कर सकता है, हो सकता है, ऐसा लिखा है इसने। विशेषतः जोखिमों को ध्यान में रखकर बनी नीतियों के उदाहरण है जैसे फसल बीमा, कीमत का स्थिरीकरण, ऐसी किस्मों का विकास करना जो कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति हो उनमें, सिंचाई, आर्थिक सहायता प्राप्त, ऋण एवं सूचना तक ऐसी पहुंच, ऐसी नीतियां हैं जो जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, विशेषतः जोखिम पर अध्ययन देने वाली ऐसी कोई अकेली नीति नहीं है जो इसे घटाने हेतु पर्याप्त हो और जिससे पार्श्व प्रभाव न हो, जबकि ऐसी नीतियां जो विशेष तौर पर जोखिम से संबंध न हो, सामान्य स्थिति पर प्रभाव डालती है, जोखिमों को केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये चीजें हाईलाइट होगी ना, यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीम एक्सट्रीम बना करके दे रहा है यहाँ पे। फसल बीमा पर प्रत्यक्ष रूप से कृषिगत जोखिम को साधने के लिए एक नीतिगत उपाय के रूप में भारत और अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में तो भारत का नाम यहाँ पे यूज हो गया और विकासशील देशों का भी नाम यहाँ पे यूज हो गया के संदर्भ में सावधानी पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक जो किसान है वो कृषि सिंचित कृषि पर निर्भर है। सही बात है, भारत के अधिकतर जो किसान है वो वर्षा सिंचित कृषि पर तो निर्भर है, और अनेक क्षेत्रों में उनकी आय अस्थिरता का मुख्य कारण उनके उत्पादन में, उनकी उपज में स्थिरता है। सही बात है, कहीं पे उत्पादन कम होता है, कहीं पे ज्यादा, तो इसी कारण से उनकी जो आय स्थिरता है वो भी वहां पे ज्यादा है। अब क्वेश्चन देखो, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। यहाँ पे हमने कृषि की बात पढ़ी है, नीतिगत साधनों की बात की है, हमने अनेक रणनीतियों की बात की है, यहाँ पर हमने बात की है वर्षा पर निर्भरता की, हमने जोखिमों की यहाँ पे बात की है, ऋण वगैरह की बात की। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं सीधा कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाहता है।
कृषि में जोखिम घटाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। क्योंकि नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है, तो हमने बार बार पढ़ा था ना कि जैसे ये देखो अब यहाँ पे नीतिगत हस्तक्षेप यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि कृषक जोखिम उठाने के नितांत अनिच्छुक होते हैं। कृषक यह नहीं जानते कि जोखिमों को किस प्रकार से घटाया जाए। कृषक कृषक के द्वारा अपनाए गए तरीके और जोखिम में सहभागिता करने वाली जो वर्तमान संस्थाएं पर्याप्त नहीं है। देन आगे आइए कि जो बहुसंख्यक कृषक जो है वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर है। ठीक है। निगत नीतिगत आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बहुसंख्यक कृषक है वो किस पर निर्भर है, वर्षा सिंचित कृषि के ऊपर वो निर्भर है। ये रहा हमें। ठीक है। और नीतिगत उपाय की यहाँ पे बात हो रही है, सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। नीतिगत उपायों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुसंख्यक कृषक जो है वो वर्षा सिंचित कृषि पे निर्भर है। हमारा जो पहला क्वेश्चन वो इसी की तो बात कर रहा है, तो हमें तो बाकी स्टेटमेंट को देखना भी नहीं है ना। और मैंने कहा था कि जनरली कोशिश करो ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ने की। ठीक है। सीधा का सीधा हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आ गया। ये देखो, ये ये इन चीजों के लिए तो चाहिए ही नहीं ना, और ये तो मेंशन ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत करो, गलत करो। और ये भी ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें इस चीज के लिए नीतिगत आवश्यकताओं से लिंक करके। अब आगे पढ़ो। आगे क्या कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा उभरकर सामने आता है। एक अकेली एक अकेली ऐसी नीति की पहचान की जा सकती है जो बिना किसी पार्श्व प्रभाव के जोखिम को घटा सके। पार्श्व प्रभाव को जोखिम को घटा सके। विशेषतः जोखिम को लेकर कोई ऐसी अकेली नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने हेतु पर्याप्त हो। अब देखो, सोच के देखो ना कि कोई आप एक एक होता ना कि आपने कोई एक बस एक नियम बना दिया आपने, वो नियम क्या करेगा कि सभी चीजों को अपने आप ही कवर कर लेगा। संभव है क्या ऐसा? क्या उस नियम में इतनी डायमेंशन होगी? क्या नहीं होगी ना। हर वर्ग के लिए, हर चीज के लिए, हर छोटे से छोटी चीज को सोच करके हमें उस हिसाब से नियम बनाने पड़ेंगे ना। नियम कभी एक तो नहीं होता ना, नियम तो ढेर सारे होते हैं ना। सिर्फ यही तो नियम नहीं है ना कि आप हेलमेट पहन के जाओगे तभी आपको आपका चालान नहीं कटेगा। नियम तो ये भी है ना कि आपके पास प्रॉपर कागजात होने चाहिए, आपको बाई तरफ ही चलना पड़ेगा। ये भी तो नियम ही है ना। तो इसलिए क्या है कि ये तो संभव ही नहीं है, और बहुत एक्सट्रीम बना रहा है इसको। दूसरा, विशेषतः जोखिम को लेकर कैसी अकेली कोई नीति नहीं हो सकती जो कृषिगत जोखिम को घटाने हेतु पर्याप्त हो। इसको होल्ड कर लो। जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली नीति इसका निराकरण कर सकती है। अब अप्रत्यक्ष रूप हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, और ये क्या कह रहा है, जोखिम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली नीतियां इसका निराकरण कर सकती है। ऐसी नीतियां जो विशेष तौर पर जोखिम से संबंध न हो, जो जोखिम जोखिम से जुड़ी भी न हो, सामान्य स्थिति पर प्रभाव डालती है और जोखिम को केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है। ये तो यहाँ पे प्रभावित करने की बात कर रहा है ना, निराकरण की तो बात ये नहीं कर रहा ना। जो समस्या आ रही है उसके निराकरण की तो बात नहीं कर रहा है, इसको भी गलत करो। और सरकार का नीतिगत हस्तक्षेप जो है वो कृषिगत जोखिमों को पूर्ण रूप से कम कर सकता है। नहीं भाई साहब, ये एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम बना दिया इसने। पूर्ण रूप से, एकमात्र, एक अकेली, ये कौन से स्टेटमेंट आ गए? एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गए। और क्योंकि पूर्ण रूप से ऐसा कुछ पूरे स्टेटमेंट में यहाँ से लेकर शुरू से लेकर के लास्ट तक कहीं भी लिखा नहीं गया, ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत है। विशेषतः जोखिम को लेकर के कोई एक अकेली ऐसी नीति नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक तो डेमोग्राफिकल डिफरेंस होगा, फिजियोग्राफिकल भी डिफरेंस होगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और मामला रहेगा, राजस्थान का कुछ और मामला रहेगा, मध्य प्रदेश का कुछ और मामला रहेगा। फिर कोई एक अकेले नीति कैसे डिसाइड कर देगी कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा जो कृषि क्षेत्र है उसको, है ना। तो ये तो संभव नहीं है। इस तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पर, जो आपका बी जो स्टेटमेंट है वो सबसे सकारात्मक स्टेटमेंट है, वो आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अब थोड़ा सा वही वाली बात, लोग कहते हैं कि आप स्टेटमेंट देख करके भी क्या कर सकते हो कि पेशेज को हल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, किस तरह का पूर्ण रूप से कम कर सकता है, तो ठीक है, ये गलत हो गया। अकेली ऐसी नीति, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में बात बस बची है, जहां पे जो ज्यादा पॉजिटिव हो, जो ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, आपको उसमें से एक को पकड़ना है। ठीक है। और आपको आंसर डाल देना है। बट आपको पहले प्राथमिक जिम्मेदारी तो कम से कम ये बने ना कि कम से कम पैराग्राफ को पढ़ो तो सही, इसमें है कि नहीं है। वो चीज नहीं होगी तो ठीक है, अदरवाइज जैसा भी रहेगा अपन करेंगे, क्वेश्चन तो करना ही है अपने को, है ना। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए।
ये सी सेट का क्वेश्चन थोड़ी ना है, सॉरी सी सेट का नहीं, कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं, एक मिनट में देखता हूँ। ठीक है, 8 पैसेज थे। ठीक है, तो ये पैसेज नहीं है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये रीजनिंग है। तो अब इसको कर लेना यार, मैं इसको क्या ही करवाऊंगा रीजनिंग, मैं मैथ और ये नहीं करवा रहा, बाद में अगर किसी सेशन में देख लेंगे अपन। ठीक है, मैथ वैथ में नहीं करा रहा, आप इसको करोगे पहले। अब इसमें सिर्फ इतना बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जैसे ये वाले लाइन लिखी कि प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं, तो जैसे ये चीज आप अलग से नोट कर लो यहाँ पर, फिर उसके बाद में आगे करो। तो 1 to 1 करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा यहाँ पे। आ गया हो फिर, इस तरह के क्वेश्चन की ए बी सी में राशि है, ए को बी से कम मिली तो ए के पास बी से कम है, तो इस तरह से आप जैसे जैसे करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सारे कौन से हैं, सारे के सारे सी सेट में मैथ और रीजनिंग के पोर्शन आ गए, यहाँ पे सारा मैथ रीजनिंग ही चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, सारे मैथ रीजनिंग है। देखो मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव के साथ रीजनिंग, चाहे भले इनके कितने क्वेश्चन आए। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लस रीजनिंग है, वो आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप कैसे करते हो। क्योंकि एग्जामिनर भले ही कितने ही क्वेश्चन दे दे मैथमेटिक्स के, कम से कम 40 क्वेश्चन तो यार इनके आने चाहिए ना। अगर 40 से भी कम आ रहे हैं फिर तो देखो वो तो जानबूझ करके फिर जो ह्यूमैनिटीज के जितने भी छात्र हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, फिर उनको जानबूझ के बाहर निकालने वाली बात है। वो क्लियरली मतलब साफ साफ है कि वो आपका नाइंसाफी है, वो चाहते नहीं कि फिर आप सिलेक्ट हो। पर कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग जब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आपके यहाँ पर कम से कम सही सही जो क्वेश्चन है वो कम से कम 33 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, क्योंकि काट पीट करके फिर वो आपके माइनस होकर के 30 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, है ना। तो ये आपकी इतनी जिम्मेदारी बननी चाहिए, है ना, कि आप इतने तो क्वेश्चन कम से कम करो। और रीजनिंग आपका कोर बिल्कुल है, और यहाँ पे गलती आपको करनी नहीं है। ठीक है, अब 13 वाले जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सी सेट में जो मैथ और सॉरी मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ के भी इजी है इसमें, बट कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, तो आप इनको करना आराम से। नहीं होगा तो अलग से भी करवा दी जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा उनमें उतना। बट 2023 की कंपैरिजन में बहुत इजी है, इसलिए मैंने आपको 2013 से करवाना शुरू किया ताकि आप टफ क्वेश्चन सीधे ना करो, हार्ड से टफ क्यों जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि 4 पैराग्राफ आ गए, बाकी ऊपर सारे जो वो रीजनिंग ही है। पैसेज है, पैसेज की ही अपन सीधे बात करते हैं। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में भारत की वित्तीय बाजार ने बेहतर गहनता और तरलता प्राप्त की है। 1991 से हुए स्थित सुधारों ने, जो एलपीजी की बात कर रहे हैं, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय संस्था के अंतर संबंधों और एकीकरण को आगे बढ़ाया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में दुर्बल विश्व आर्थिक प्रत्याशाओं और अनवर्त विद्यमान अनिश्चितताओं ने उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर स्पष्ट प्रभाव डाला है। सार्वभौम जोखिम से जुड़े सरकारों ने विशेषकर यूरो क्षेत्र में, जो यूरोप का जो यूरो क्षेत्र है, ग्रीस की ओर घोर ऋण की समस्या की संक्रामकता को प्रभावित होकर जो कि अस्थिरता के सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में फैल रही है, पूरे वर्ष के बृहत्तर हिस्से में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल लेवल पे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस वर्ड को आप एक बार हाईलाइट करो, बृहत्तर यानी बड़े लेवल पे प्रभावित की, तो इसको भी आप हाईलाइट करो। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षम बाजारों की निधियन जो बाधाएं बैंकों और निगमों के लिए विदेशी निधियन की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती थी। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी जो निधियन बाधाएं और बैंक और निगमों के लिए जो फॉरेन जो फंडिंग रहेगी उसकी उपलब्धता और उसकी जो कॉस्ट होगी, दोनों को प्रभावित कर सकती थी। चूंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है, बैंकों की तनाव को झेल पाने की क्षमता पूरी वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि भारतीय बैंक हाल के वर्षों में पूंजी से जोखिम भरित परिसंपत्तियों के अनुपात में गिरावट और गैर निष्पादन पूर्ण परिसंपत्तियों के स्तरों में वृद्धि के बावजूद मजबूत बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्लक्चुएट हुई है, बट फिर भी जो भारत के जो बैंक है वो बढ़िया कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, पूंजी पर्याप्तता स्तर, रेगुलेटरी जितनी भी आवश्यकताओं से ऊपर बने हुए हैं, वित्तीय बाजार की आधारिक संरचना बिना किसी बड़ी रुकावट के परिचालित हो रही है। आगे वित्तीय तंत्र का और अधिक विश्वव्यापीकरण, संगठन विनियंत्रण और विविधीकरण होने पर बैंकिंग कार्य और अधिक जटिल और जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि इनकी वजह से क्या हो सकते हैं कि जो बैंकिंग कार्य है वो और अधिक जटिलपूर्ण हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जोखिम और तरलता के प्रबंधन का कुशलता से वृद्धि जैसे मुद्दों
और जो मुद्दे हैं और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखो, पैसेज तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, मुझे पता है ऐसे मेरे बोलने से आपको बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि वो खुद ही पढ़ने पाएगा। अब यहाँ पे शुरुआत में इसने भारत की बात की है कि भारत ने बढ़िया किया, बढ़िया सुधार वगैरह हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इसने सुधारों की बात की। और फिर यहाँ पे इसने वैश्विक बाजारों से तुलना की, यूरो क्षेत्र से तुलना की। और फिर लास्ट में आते आते इसने क्या किया कि भारतीय बैंकों की इसने बात की कि किस तरह से भारतीय बैंक जो बढ़िया मजबूत बन रहे हैं, गिरावट आई उसके बाद भी बढ़िया कर रहे हैं। और भारतीय बैंकों की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत बड़ी भूमिका है, प्रभुत्व है, इवन प्रभुत्व यानी कि मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बाद में इसने आगे कुछ ऐसे चिंताएं भी जताई है, लास्ट में ऐसा कुछ लिखा है इसने, ठीक है। और फिर इसने ये भी बताया है कि क्या भूमिका हो सकती है, कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है क्या है कि यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा पैसेज हो गया। अब इसके आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन के बाद आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सारे के सारे जो आपने स्टेटमेंट पढ़े उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि इंडिया बढ़िया कर रहा है, फिर आपने पढ़ा कि इसकी तुलना की है विदेशों से, फिर भारतीय बैंकों की बात हुई है। ये तीन चीजें उस पैराग्राफ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैराग्राफ में लिखी गई है। आप ये तीनों चीजें यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लगाकर कि चलो यहाँ पे भारत की बात हो गई, या बैंक की बात हो गई, या विश्व की बात हो गई, ऐसे भी आप लिख लो, ताकि कौन सी लाइन कहाँ है वो आप उसको अच्छे से मैच कर पाओगे। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण हाल ही के वर्षों में वित्तीय बाजार ने भारत सहित अन्य उभरती हुई जो बाजार अर्थव्यवस्था है उन पर अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है, ठीक है। तो अपन 4 3 2 1 देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। खराब मानसून और फलस्वरूप फसल में हानि। आप अपनी ईमानदारी से बताओ, आपने पूरा पैसेज तो पढ़ा है, जैसे तैसे भी पढ़ा होगा। पूरे पैसेज में कहीं भी मानसून और फसलों की हानि की बात लिखी थी क्या पूरे पैसेज में, बताओ। कहीं भी पूरे पैसेज में लिखा हो तो बताओ, मैं मान लूंगा कि आपका आंसर सही हो जाएगा। बताओ, लिखा है? नहीं लिखा तो काटो 4 नंबर में, जहां जहां 4 नंबर हो। इसके बाद में दो इसमें है, दो इसमें, दो इसमें, और क्या लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताएं, और भारत ने वहां पे अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की तो बात हो रही थी, जो पहले पैसेज की चौथी पांचवी लाइन थी जहां पे यूरो क्षेत्र और वो सब की बात हो रही थी, तो ठीक है, सही बात है। फिर यूरो क्षेत्र के सार्वभौम जोखिम के सरोकार, यूरो जो क्षेत्र के बारे में तो हमने पढ़ा है, ये रहा सार्वभौम जोखिम से जुड़े क्षेत्र जैसे यूरो क्षेत्र। दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज दिया गया है, मेंशन है कि नहीं है, मेंशन है कि नहीं है भाई, बिल्कुल मेंशन है, मेंशन है कि नहीं दूसरा स्टेटमेंट। दो और तीन सही है आपका, जिसमें तीन नहीं है उसको काटो। अब पहला पढ़ो कि दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्याशाएं, ये वाला स्टेटमेंट इन्हीं सब की तो बातें कर रहा है, इन्हीं सब की तो बातें कर रहा है, आर्थिक दुर्बल प्रत्याशाओं की तो बातें कर रहा है। जैसे ही आप इसको सही करोगे, और इसके बाद में लास्ट लास्ट वाले में नहीं, लास्ट वाले में भी लिखा गया है, बट वो बैंकों के उन सब के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा जो पैराग्राफ का ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज यहीं पे लिखा गया है, ये भी मेंशन है। जो दुर्बल वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा है उन पर उन्होंने अपना प्रतिकूल प्रभाव छोड़ा है भारत ने। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक दो और तीन जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आइए, निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसके कारण भारतीय वित्तीय बाजार विश्वव्यापी परिवर्तनों से प्रभावित हो रहे हैं। तो किससे प्रभावित हो रहे हैं? विदेशों से प्रेषित राशि से बढ़े हुए आउटफ्लो की वजह से। ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है भाई साहब, कुछ ऐसा लिखा है कि पूरा पैराग्राफ ऐसा नहीं लिखा गया है। विदेशी मुद्रा रिजर्व में अत्यधिक वृद्धि के कारण, अत्यधिक वृद्धि तो लिखी नहीं गई है ना पूरे मैसेज में, ऐसा क्रिटिकल वर्ड नहीं लिखा गया है, तो ये भी मेंशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर लिखा गया है कि बढ़े हुए विश्व अंतर संबंधों और भारतीय वित्तीय बाजारों के एकीकरण के कारण, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। दूसरे जो पहला जो पैराग्राफ है उसकी जो पांचवी छठी लाइनें जो आ जाती है वहां पर ये चीजें एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। और ग्रीस की घोर ऋण समस्या के संक्रमण के कारण, ऐसा कुछ लिखा जरूर गया है, बट प्रमुख कारण में ये कारण नहीं है, ठीक है, ग्रीस वाला, ठीक है, ये प्रमुख कारण नहीं है। तो इस तरह से आपका सी जो आंसर है वो आपको, आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 25 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और फिर उसके बाद में आगे देखिए कि परिच्छेद के अनुसार भारतीय वित्तीय तंत्र में पूर्ण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की तनाव झेलने की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र पर किसका प्रभुत्व है, बैंकों का प्रभुत्व है। एज इट इज प्रॉपर मेंशन है ये लाइन, क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र में बैंकों का प्रभुत्व है। अब यहाँ पे आरबीआई की बात है क्या कहीं? पूरे स्टेटमेंट में आरबीआई की बात नहीं गई है, नहीं कही गई, ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है, ये भी नहीं लिखा गया है। और बैंकों के साथ कम एकीकृत है, ये भी नहीं लिखा गया है। आपका आंसर आ जाएगा क्या, डी।
ठीक है, तो इतना ही आराम से आपको आसानी से ये सवाल जो है वो करने हैं। इसके बाद अब तक इजी है ना, सारी तो इजी है यार, मेंशन नोट मेंशन वाली बात है। आपको पैराग्राफ में देखना है, पैराग्राफ से आपको बात सोचना ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसके कारण जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र से अधिक महत्व मिल सकता है? भविष्य में किसके कारण जोखिम और तरलता के प्रबंधन को भविष्य में भारतीय बैंकिंग तंत्र में महत्व मिल सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है इसमें, वही ऊपर से देखो, अर्थव्यवस्था में और अधिक वित्तीय समावेशन, वित्तीय तंत्र का और अधिक विविधीकरण, वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन और विनियंत्रण, और अधिक विश्वव्यापीकरण। अब अपने को वर्ड ढूंढने हैं। वर्ड कहाँ पे मिलेंगे? विश्वव्यापीकरण है, संगठन की बात हो रही है, विनियंत्रण की बात हो रही है, विविधीकरण की बात हो रही है। तो दो वर्ड तो ये रहे, विश्वव्यापीकरण और विविधीकरण। देखो यहाँ पे विविधीकरण कहीं पे लिखा है क्या? तो विश्वव्यापीकरण लिखा गया है, विविधीकरण लिखा गया, इसका मतलब एक और तीन साथ में होंगे। जहाँ पे एक और तीन साथ में नहीं है उसको काटो। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और वित्तीय तंत्र का और अधिक संगठन की बात भी की गई थी। ठीक है, एज इट इज लिखा गया, मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से। संगठन की बात है, विश्वव्यापीकरण की बात है, विनियंत्रण की भी बात है, बट कहीं भी वित्तीय समावेशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। और आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर 28 नंबर क्वेश्चन, वही रीजनिंग आना शुरू हो गया है यहाँ पे। ये भी रीजनिंग है, रीजनिंग है। पहले कितना रीजनिंग के क्वेश्चन देते थे, इस बार तो उन्होंने बिल्कुल, यूपीएससी ने बिल्कुल खेला ही कर दिया था। रीजनिंग के सबसे कम क्वेश्चन दिए थे, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैथ इतना ज्यादा दे दिया, रीजनिंग था ही नहीं क्वेश्चन पेपर। अभी देखो 30 क्वेश्चन आ गए, और अपन ने पैसेज किए 8 पहले किए थे, 4 अब 12 किए, 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे, 2-3 मैथ के होंगे मुश्किल से। तो ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक ना एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा कि ठीक है मैं इजी टू हार्ड की तरफ गया हूँ तो मैं कर लूंगा। इस पैस इस पैसेज में किसकी बात हो रही है कि कच्चा खनिज तेल जमीन से एक तीखी गंध के साथ गाढ़े काले और भूरे तरल के रूप में बाहर आता है। यह अनेक विभिन्न पदार्थों का, जिनके प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण, जटिल मिश्रण है। उन पदार्थों में से अधिकांश विभिन्न अनुपातों में हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग है। इस प्रकार के अब ये वही बात कर रहा है कि आपने अंदर से खनिज तेल निकाला तो उसमें वो निकलता है ना, पेट्रोल डीजल और वो सब निकलता है, केरोसिन, लोग, कोल, उन सब की बात हो रही है। हाइड इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन दूसरे रूपों जैसे अलकतरा, डामर और प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लघु जीवों के मृत शरीरों और पौधों से उद्गमित होता है। लाखों वर्षों के दौरान समुद्र में मृत जीवों का विशाल ढेर जमा हो जाता है। सही बात पे लाखों। ठीक है, और समुद्री लहरें उन्हें बालू और गाद के आच्छादनों से ढक देती है। कड़ा होने के बाद यह खनिज अवसादी सेलों में बदल जाता है। ये वही लाखों सालों की बात हो रही है, कोई 2-4-5 सालों की बात नहीं हो रही। ठीक है, समुद्र तल में मृत जीवों का विशाल ढेर जमा होगा, फिर उस पे क्या हो जाएगी, गाद वगैरह आ जाएगी, फिर वहां पे खनिज सेल बन जाएंगी, और प्रभावी रूप से ऑक्सीजन को बाहर रोक देता है, जिससे तल में इकट्ठा होने वाले जो समुद्री जमाओं को पूर्ण अपघटन निरुद्ध हो जाता है। अवसादी सेलों की जो परतें और जो मोटी तथा भारी हो जाती हैं, उनका दाब उष्मा उत्पन्न करता है, और जो लघु मृत शरीरों को कच्चे तेल में चेंज कर देता है। और यह किसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो आज भी जारी है, और ये लगातार जारी रहेगी जब तक धरती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे इसने पहले बात कर दी खनिज तेल की, फिर समुद्र में खनिज तेल बनता कैसे है, लाइक उस सब की बात कर दी। ठीक है, मतलब सेल वगैरह बनेगी, उसके बाद में क्या होगा कि कच्चा तेल परिवर्तित हो जाएगा। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते, क्योंकि अब उसने क्या लिखा है यहाँ पे, अपघटित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का जो जमाव है वो बाहर रुक जाता है, और जो समुद्री जमाव का पूर्ण अपघटन जो निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, क्या हो जाता है, समुद्री जो जमाव है उनका पूर्ण अपघटन जो है वो क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेल बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। यही तो यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा। वही मैंने कहा था कि लास्ट की 4-5 लाइन में आपका आंसर आएगा, तो वही बीच लास्ट बिल्कुल ये यहाँ पे दिया गया इन्होंने आंसर। ठीक है ना, इतने में ये आंसर आ गया ना आपका, ये तो है, सिंपल है। समुद्री तरंगों को निरंतर धुलते जाते हैं, समुद्री तरंग की तो बात ही नहीं, नोट मेंशन लिखो। देन लिखा कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण समाहित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। लवणीय दशाओं में पड़े रहने वाले जीवों के मृत शरीर है, ऐसा तो मेंशन नहीं है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा केवल 2। ठीक है, अब आओ आगे। अवसादी सेल तेल जमाव के निर्माण का कारण बनते हैं। अवसादी सेल जो है वो तेल जमाव के निर्माण का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे कोई अलवणीय दशाएं नहीं होती। क्यों भाई, आपने मेंशन किया है क्या? ऐसा ऐसा तो आपने कुछ मेंशन नहीं किया। क्रॉस, ये अपने नीचे जमा मृत जैव जैव पदार्थों में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन जाने देते हैं। ऑक्सीजन तो जाने नहीं देते ना, ये तो लिखा है उसमें।
नॉट मेंशन। अभी तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ऊपरी शेई अवसादी परतों का भार ऊष्मा उत्पादित करता है, ये बात कहाँ पे लिखी गई थी? ऊष्मा उत्पादन की बात कहाँ लिखी गई थी? ऊष्मा उत्पादन की बात, उनका दाब ऊष्मा उत्पन्न करता है जो लघु मृत सिरों को कच्चे तेल में चेंज करता है, ये लिखा गया है यहाँ पे। और हमारा क्वेश्चन क्या है? यही तो है कि जो अवसादी सेल जो वो तेल जमाव के निर्माण का कारण बनते हैं, यानी कि सेलों से तेल का निर्माण होता है। वो क्यों होता है? कि ऊपरी से जो अवसादी परतों का भार है वो ऊष्मा का उत्पादन करता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका आ गया। और आगे वाला क्या है? इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृत जीवों के तेल से रासायनिक पदार्थ करने हेतु आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करना है। ये मेंशन ही नहीं है ना, ऐसे कोई बात, फालतू का स्टेटमेंट बना रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे फिर आपके यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। पैसेज की अगर बात करेंगे हम लोग अभी, आ जाओ फिर पैसेज की बात करते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा गया कि विश्व के अनेक भागों में कानून कृषि कर्दम सलरी को जल मार्गों में छोड़ने को प्रतिबंधित करता है। जो एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल जो सैलरी है उसको जल मार्गों में छोड़ने को प्रतिबंधित करता है। सबसे सरल एवं प्राय सबसे किफायती पद्धति पदार्थ को भूमि पर अर्ध ठोस खाद अथवा छिड़काव योग्य सैलरी के रूप में वापस कर देने की है। ठीक है, आप उसको छिड़काव कर लो वापस, या उस तरह से आपका यूज हो जाएगा उसे। या पर्यावरण में इसके गाढ़ेपन को कम कर जो एक अधिक आदिम और धारणीय प्रकार की कृषि में हो सकता था, प्रदूषक को उर्वरक में परिवर्तित कर देता है, मिट्टी के सूक्ष्म गंदे पानी और कर्दम के जैविक संगठकों को अपघटित कर देता है। इस प्रकार अधिकतर जो खनिज पोषक तत्व है वनस्पति के द्वारा पुनः अवशोषित किए जाने हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सकारात्मक बातें की, रिसाइकलिंग जैसी कुछ बातें कर रहा है। देन क्या लिखा है कि जो कृषि वाहित और मानव मल जल के माध्यम में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आधार देने वाले जो पोषकों के अधिक निवेश को अनेक लाभप्रद मित पोषणी झीलों, जिसमें निम्न पोषक सांद्रण, निम्न पादक उत्पादकता और अधिक जलीय खरपतवार और स्वच्छ जल विद्यमान होता है को सुपोषित दिशाओं में बदल देता है, जहां उच्च पोषक से उस पोषक निवेश से उच्च पादप उच्च पादप पलवक उत्पादकता और कभी कभी फुल्लिका निर्मात्री विषैली जातियों की प्रधानता के कारण परिमाणित। भाई साहब कितना टफ टफ वर्ड दे रखा है इन्होंने। ठीक है, भूलने वाला भूलेगा कि नहीं, कि नहीं भूलेगा? और पेज चेंज होगा तो वैसे ही भूल जाएगा ऊपर क्या लिखा था। खैर मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर जहाँ जो भी बात कर रहा था वो लाइक कृषि योग्य भूमि की बात कर रहा था, वहां पे जो प्रोडक्ट निकलता है, जो सैलरी निकलती है, उसको वापस रीयूज करने की बात कर रहा था। इससे जल गंदला हो जाता है, बड़े बड़े पादप विलुप्त हो जाते हैं। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जो जैविक आवर्धन और सुपोषण उन सब की बात कर रहा है। जो जैविक संगठन होंगे, लाइक वो बार बार अपने क्वांटिटी में ग्रोथ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जल गंदा हो जाएगा, पादप पलक विलुप्त हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर जाएंगी, और इसी तो सुपोषण कहते हैं। तो बेसिकली जो सुपोषण की इन्होंने परिभाषा लिखी है, जैसे कोई भी एक वाटर बॉडी है, वहां पे क्या होगा कि बार बार अगर कोई भी जो जैव संकट खनिज पोषक तत्व होंगे उनकी अधिकता बढ़ती चली जाएगी, तो एक टाइम के बाद में क्या होगा कि वहां पे पादप जो होंगे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मछलियां जो मर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहता है। ठीक है, और यही सुपोषण होता है कुछ। और एक होता है जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन में ये होता है कि जैसे कोई पानी वाटर बॉडी है, तो उसमें कोई छोटी मछली है, तो वो मान लो 0.01 की लाइक मात्रा में, मिलीग्राम की मात्रा में खुशी किसी लाइक किसी खनिज पोषक तत्व का वो सेवन करती है, ये इतना करेगी, फिर ये छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाएगी, तो वो सारी की सारी ये जो मात्रा है ना बड़ी मछली में चली जाएगी। फिर ये बड़ी मछली जितना खाएगी, या इसके अंदर जितना ये खनिज पोषक तत्व है जो लाइक स्टोर होता रहेगा, वो फिर बड़ी मछली में चला जाएगा, वो फिर वो उससे सबसे बड़ी मछली जो होगी वो खाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ जो खनिज पोषक तत्वों की मात्रा इस मछली में थी, आगे बढ़ते बढ़ते जो बड़ी मछली होगी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, खनिज पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, और वो मछलियां बड़ी मछलियां भी मर जाएंगी। इसे बोलते हैं जैविक आवर्धन। आवर्धन यानी कि किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, देन कुछ समय के बाद में बढ़ना या फैलना। झीलों के संवर्धनी संवर्धनी सुपोषण की प्रक्रिया समझी जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का महासागरों में नदियों के मुहाने के समीप विशाल मृत क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी और चीन के यांगसी जैसे विशाल जल ग्रहण क्षेत्रों के अपवाह पर हाल ही में ध्यान गया है। अब इन्होंने पर्टिकुलर एग्जांपल देना शुरू कर दिया। और इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि पोषण तत्वों के समुद्र जलधाराओं और नदियों और झीलों के माध्यम से प्रभावित होता है, अंततः मुहानों और महासागरों में पहुंचता है। वस्तुतः 70,000 वर्ग किलोमीटर तक के विस्तृत एरिया में सभी अकशेरुकी और मछलियों की भी मृत्यु हो जाती है। सेम वही चीजें हैं, अगर महासागर में जाएगा तो महासागरों को तो नुकसान होगा ही होगा ना।
देन अब संपूर्ण विश्व में 150 से अधिक समुद्री क्षेत्र कृषि वाहित उर्वरक और बड़े नगरों की जो मल जल से विशेषता नाइट्रोजन से समुद्र से समृद्ध होने से शैवाल पुंजों के अपघटित होने के परिणाम स्वरूप लगातार ऑक्सीजन से वंचित हो जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सुपोषण की वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े महासागर है वहां पर भी मछलियों को नुकसान होगा, कशेरुकी जो होंगी इनवर्टिब्रेट होंगे उनको भी नुकसान होगा, और जो शैवाल वगैरह है उनको भी नुकसान होगा। और क्योंकि समुद्र एक बड़ा सोर्स होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का, ब्लू इकोनॉमी जो होती है, उससे क्या हुआ, औद्योगिक राष्ट्रों से जो विशेष रूप से संबंध है तथा ये प्राय उन देशों से लगे हुए हैं जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, अधिक उर्वरक के रूप में प्रयोग के लिए उनकी कृषि हेतु आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करते हैं, तो उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सा क्या हो गया, एक पैसेज हो गया, बहुत बड़ा पैसेज हो गया, जिसमें इन्होंने बात की सुपोषण की। सुपोषण बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पानी में, वाटर बॉडी में क्या होता है कि जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है पौधे विलुप्त हो जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है, और मछलियां जो मर जाती हैं, और इससे वाटर बॉडी को इफेक्ट पड़े, वो खराब हो जाएगी। ये चीज फिर बड़े आगे बढ़ेगी धीरे 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 धीरे, तो उससे क्या होगा कि यही चीज फिर है महासागरों को भी प्रभावित करेगी। अब परिच्छेद के अनुसार क्या है, कृषि कर्दम को जलमार्गों में छोड़ने हेतु क्यों प्रतिबंधित लगाया जाना चाहिए। अब ये पहला ही लाइन था हमारा, पहली लाइन क्या थी, पहली जो लाइन थी हमारी वो ये थी कि जो विश्व के जो अनेक भागों में जो कृषि कर्दम जो है उनको जलमार्गों में छोड़ने हेतु प्रतिबंधित किया जा रहा है, ठीक है, या कर रहा है। तो क्या मतलब है इस चीज का, इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी बनती नहीं है। लगाना क्यों चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से पोषकों की हानि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी बनती नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जल मार्गों में वे सूक्ष्म जीव नहीं होते जो कृषि कदम के जीव तत्वों को अपघटित कर सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, और इन्हीं के तो पूरे बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की तो बात कर रहे हैं। फिर ये कहीं भी मेंशन भी नहीं है, कहीं भी ऐसा ये वाला जो वर्ड है पूरे पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। और क्योंकि मेंशन नहीं है तो दो नंबर को काटो, एक नंबर आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि जलाशय में कदम छोड़ने से उनके सुपोषण में वृद्धि हो सकती है। पहली बात तो कैन की बात कर रहा है, दूसरी बात सुपोषण में वृद्धि बिल्कुल हो सकती है, यहाँ पे यही तो हो रहा है, सुपोषण हुआ, यहाँ पे ग्रोथ तो हुई हुई है, ये तो हो रही है। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, तो आपको बहुत आराम से और सने सने सोचना है कि कहना क्या चाहता है एक्चुअली में पैराग्राफ, जो जो मैंने कीवर्ड है उन कीवर्ड्स को आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। मेरे लिए ये पैसेज बहुत इजी है क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूँ और मुझे चीजें आती हैं, सुपोषण और ये सब क्या होता है, यूट्रिफिकेशन वगैरह, तो मेरे लिए तो इतना टफ नहीं है। बट उनके लिए क्या, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए यही है कि जहां जहां जो चीजें ली गई है अलग से ऐसे लाइन बना करके यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे किस किस की बात की गई है। यहाँ पे नुकसान की बात की गई है, यहाँ पे सुपोषण की बात की गई है, आपको पर्टिकुलर वो वर्ड देखना है और कर देना है। फिर अगर आपने पैसेस नहीं भी किया हो तब भी आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जल मार्गों में सूक्ष्म जीव नहीं होते भाई, एक एक भी अगर सूक्ष्म जीव हुआ तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे 50-50 खेल सकते हो, है ना। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है कि परिच्छेद में संदर्भित प्रदूषक से उर्वरक में परिवर्तन प्रसंग में प्रदूषक क्या है और उर्वरक क्या है। ठीक है, तो छोड़ा गया जो कृषि है, कृषि कर्दम प्रदूषक, और मिट्टी में अपघटित जो कर्दम है वो क्या है, उर्वरक है। तो उसने ये तो कहा था कि आप छोड़ो मत कर्दम को, आप उसको मिट्टी में मिला दो ताकि वो खाद के रूप में यूज हो जाए। दूसरा, ठीक है, शुरुआत की जो लाइन थी ना, शुरुआत की जो लाइन थी, अब बताता हूँ आपको कहाँ पे, ये वाले जो लाइन है शुरू की 3-4 लाइन है, यहाँ पर इसकी बात की गई, ये वाली, ये रही। ठीक है, हो जाएगा आंसर, बढ़िया कर लोगे, आ जाओ फिर आगे। भाई साहब, पूरा पेपर एक ही उस पर बना दिया क्या। परिच्छेद के अनुसार उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के प्रभाव क्या है, तो क्या प्रभाव है भाई, से मिट्टी और जल में प्रदूषकों की वृद्धि हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है, इसलिए तो सुपोषण हो रहा है। मिट्टी में अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों का विनाश हो रहा है। पूरे के पूरे पैराग्राफ में सूक्ष्म जीवों का विनाश हो रहा है ऐसा कहीं भी मेंशन ही नहीं किया गया। और क्योंकि सूक्ष्म जीवों तो का तो हो ही नहीं रहा ना विकास, यहाँ विनाश, सॉरी, मछलियों वगैरह की बात की, सूक्ष्म जीवों के विनाश के बारे में तो बात ही नहीं की पूरे पैसेज में। 2 नंबर गलत हो जाएगा, आप जैसे 2 नंबर गलत करोगे, 1-3 आपका, 4 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। जलाशय में पोषकों का संवर्धन हो रहा है, बिल्कुल, इसीलिए तो पूरा पैसेज बनाया है इन्होंने, ये तो लिखा है। और शैवाल पुंजों का बनना, ये भी इसमें लिखा हुआ है, सारी चीजें मेंशन है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आपका आंसर हो जाएगा। संवर्धी सुपोषण से युक्त जलाशय की विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी विशेषताएं होती है कि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की हानि होती है, बिल्कुल हानि होती है। वनस्पति और प्राणी जाति की हानि होती है, बिल्कुल हानि होती है। खनिज पोषकों की वृद्धि होती है, हानि नहीं होती भाई, उसकी हानि की वजह से ही सुपोषण होता है, सॉरी, खनिज पोषकों की वृद्धि की वजह से ही सुपोषण होता है। तो विशेषताएं तो ये है कि खनिज पोषकों की इसमें वृद्धि हो जाती है ना कि हानि होती है। ये नंबर इन दोनों में नहीं है, एक और दो आपका सही है। देन आओ आगे।
इस परिच्छेद के मूल विषय क्या है? तो मूल विषय क्या है इसका? पर्यावरण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समुचित विधि निर्माण अनिवार्य है, ऐसा मेंशन ही नहीं है, नोट मेंशन लिखो। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा पर्यावरण की बात की नहीं गई है, अनिवार्य की बात पूरे पैसेज में कहीं नहीं की गई है। आधुनिक कृषि पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी है, पर्यावरण के विनाश की तो यहाँ पे ऐसी कुछ बात ही नहीं गई, और आधुनिक कृषि का पूरा कहीं पे भी नाम नहीं लिखा, कहीं भी पूरे पैसेज में। गलत करो। कृषि से अनुचित अपशिष्ट निस्तारण जलीय प्रतंत्र को विनिष्ट कर सकता है, पहली बात तो कर सकता है, कैन लिखा, कैन हमेशा पॉजिटिव होगा। और अनुचित अपशिष्ट निस्तारण की तो बात हो रही है, कृषि कर्दम की ही तो बात हो रही थी, जो कि अपने आप में एक अपशिष्ट है, और वो ये कह रहा था कि आप कृषि जो कर्दम होगा उसको आप सीधे पानी में ना छोड़ो, आप उसको मिट्टी में मिला दो और फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज करो। तो ये तो लिखा, क्या ये तो कह रहा था। तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अवांछनीय, ऐसा कहीं भी मेंशन ही नहीं है। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, दूसरा जो स्टेटमेंट आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे वाला है कौन सा क्वेश्चन है, 42। 42 को देखिए, 42 क्या है। विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब होते हैं, एक तो है मूर्त, एक अमूर्त प्रकृति का पैसेज आता है, ये लगभग अमूर्त प्रकृति का हुआ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा फिलोसफर बनना हुआ, बहुत डीप में जाकर के सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये वाले टफ होते हैं, यहाँ पर थोड़ा फंस सकते हो आपको, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, स्लो स्लो सने सने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपका आंसर आ जाएगा खुद ही। कह रहा है कि विश्व के दुखों को केवल भौतिक सहायता द्वारा नहीं मिटाया जा सकता, जब तक कि मनुष्य का स्वभाव न बदले उसकी भौतिक आवश्यकता सदैव बढ़ती रहेंगी। सही बात भी है, खुद को बदलोगे तो आवश्यकता भी कम हो जाएगी। दुखों को सदा अनुभव किया जाता रहेगा और भौतिक आवश्यकताओं की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर सकेगी। सही बात है, आदमी जब तक चेंज नहीं करेगा तो दुख बढ़ते चले जाएंगे, भौतिक सहायता की कोई भी मात्रा उन्हें पूर्णतः दूर नहीं कर पाएगी। पूर्णतः भी लिखा है देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा अगर एक्सट्रीम कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो तो उससे लिंक करना है अपने को, किसमें लिखा गया है फिर ऐसा। समस्या का एकमात्र समाधान, अब एकमात्र भी अपने आप में एक्सट्रीम है, यह है कि मानव जाति को विशुद्ध बनाया जाए। अज्ञानता बुराई की जननी है, और उन सभी दुखों की भी जिन्हें हम देखते हैं। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे विशुद्ध और आत्मिक रूप से सशक्त और शिक्षित हो, केवल तभी दुनिया में दुख कम होंगे। अब पूरा एक्सट्रीम है और सोचने पर बेस्ड है। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मार्थ शरणास्थल में बदल सकते हैं, हम धरती को अस्पतालों से भर सकते हैं, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र चेंज नहीं होगा ना, तब तक मानवीय दुख है वो अनवर्त बने रहेंगे। ठीक है, आप कितने हॉस्पिटल बना लो, कितने मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारे बना लो, चर्च बना लो, कुछ भी बना लो, और जब तक मनुष्य अंदर से नहीं बदलेगा ना, तब तक क्या होगा कि दुख बना रहेगा। अब दूसरा क्या है कि परिच्छेद के अनुसार क्या है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा मनुष्य के दुख के कारण में सर्वाधिक रूप से संभावित सत्य है। तो संभावित सत्य क्या है कि समाज में व्याप्त बुराई, आर्थिक सामाजिक दशाएं, पूरे पैसेज में कहीं भी लिखा ही नहीं गया, तो नोट मेंशन लिखो। मनुष्य का अपना चरित्र परिवर्तन करने से इनकार, मैंने क्या कहा था लास्ट के में ही कई आंसर मिलेगा, और यही तो बात कर रहा है कि मनुष्य ना अपने चरित्र को चेंज नहीं कर रहा। इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि मनुष्य के दुखों के कारण, मनुष्य के दुख का ये तो एकमात्र कारण है कि वो चरित्र को चेंज नहीं कर रहा। उसके समाज में भौतिक और संसारिक सहायता की अनुपस्थिति, ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तनशील सामाजिक संरचना के कारण अनवर्त बढ़ती भौतिक आवश्यकता है नहीं, ये भी नहीं है। बार बार जब वो चरित्र की बात कर रहा है, मनुष्य के अंदर के व्यवहार की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसी आंसर के साथ जाएंगे ना। 2 नंबर यहाँ पे लिखा गया है, तो 2 नंबर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर चला जाएगा इसमें। इसके बाद में आइए, ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने कब सोल्व किए भी है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग है, आगे भी रीजनिंग चल रही है ये सब। ठीक है, देन पैसेज आ गया, पैसेज आ गया, चलो पैसेज आ गया, भी पैसेज आ गया। परिच्छेद की बात कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन होगा, 58। सदी के आखिरी के 25 वर्षों के दौरान किए गए पारिस्थितिकी अनुसंधान ने खनन, राजमार्ग निर्माण और वन प्रदेशों में की जाने वाली ऐसी अंतर्वेदी गतिविधियों के कारण हुए आवास खंडन की बात यहाँ पे हो रही है कि हानिकारक प्रभाव को सिद्ध किया है। अब जंगलों का एक बड़ा जो खंड और छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है, जब जंगलों का एक बड़ा भाग जो है वो छोटे, जब जंगलों का एक बड़ा खंड और छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, तो इन सभी टुकड़ों के कोर मानवीय क्रियाकलापों के संपर्क में आ जाते हैं, और इसका परिणाम होता है संपूर्ण वन प्रदेश का अपकृष। वन आच्छादित भूप्रदेश और गलियारों का सातत्य भंग हो जाता है, जिससे वन्य जीव की अनेक विलोप प्रवण जातियां प्रभावित होती है, जो खत्म होने वाली होती है वो ज्यादा प्रभावित होती हैं जातियां। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन को माना जाता है।
खनन कंपनियों को वन भूमि का तदर्थ अनुदान साथ निरंकुश गैर कानूनी खनन इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ये खतरा दे दिया है इस बात का, जो खनन कंपनियां हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और जो गैर कानूनी खनन है वो भी वन भूमि को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये किसके बारे में बात कर रहा है? अब इस परिच्छेद का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये होगा आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है? वनों में गैर कानूनी खनन की बात कर रहा है क्या? बात तो कर रहा है, बट वो बात किसी और रेफरेंस में कर रहा है। विलोपन की बात कर रहा है, विलोपन भी इनडायरेक्टली किसी और रेफरेंस में कर रहा है। प्रकृति का संरक्षण, संरक्षण की बात तो इसने शायद पूरे पैसेज में कहीं की नहीं क्या, या चलो ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा, ठीक है, कर रहा है, पर इनडायरेक्टली कर रहा है। और फिर कह रहा है आवास का विघटन, तो आवास खंडन और विघटन की बात तो ये रही, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं इसको खत्म, इसको वो इरेज करता हूँ। आवास विखंडन की यहाँ पे बात हो रही है। अब आवास विखंडन की वजह से क्या हो रहा है कि जैव संरक्षण को हानि हो रही है, और खनन बढ़ रहा है, खनन की वजह से आवास विखंडन को नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा क्या है कि वन्य जीवों का जो विलोपन जो है, जो वन्य जीवों का जो विलोपन है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये रही यहाँ पे ये वाला लाइन, आवास खंडन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि केंद्र बिंदु क्या है इसका? आवासों का विघटन हो रहा है, और विघटन के परिणाम स्वरूप क्या है? या तो कारण है या इनके परिणाम है ये। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। फिर है कि वन आच्छादित भू प्रदेश और गलियारों का सातत्य बनाए रखने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन क्या है कि क्यों वन आच्छादित भू प्रदेश और गलियारों को उनको बनाए रखा जाए? क्योंकि इससे जैव विविधता का संरक्षण होगा। बिल्कुल सही बात है, संरक्षण तो होगा ही होगा भाई। ठीक है, ये तो मेंशन ही है इसमें। खनिज संसाधनों का प्रबंधन ये कहीं भी नहीं लिखा गया, नॉट मेंशन। खनन की बात की गई वो नुकसान के रूप में कि वो नुकसान बढ़ा रहा है। और मानवीय क्रियाकलापों के लिए वन भूमि का अनुदान, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। जब तक मेंशन नहीं है तब तक गलत करो, ये गलत करो, ये गलत करो, ये गलत करो। आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या आ जाएगा 59 में? ए। यहाँ पे मैंने पीछे क्या कोई आंसर गलत तो नहीं बता दिया? नहीं, आंसर मैंने गलत नहीं बताया। ठीक है, सारे सही हैं, चलो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। जो चीज मेंशन है, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है ना, तो उसको क्या करना है? आपको गलत ही करना है। ठीक है, अब आओ आगे। आगे फिर क्या है? ये सिक्का वगैरह है वो सब है, तो ठीक है। अब आओ आगे। फिर यहाँ पर ये आप कर लेना भाई, 120 में से 70 पुरुष है तो 50 महिलाएं बच गई। ठीक है, वो ऐसे काट पीट के करने करेंगे तो आगे हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ वैथ मैं नहीं करवा रहा, लंबा पड़ जाएगा यार थोड़ा सा। अभी कॉम्प्रिहेंसिव में ही सबको दिक्कत आ रही है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव पे भी ज्यादा फोकस रखता हूँ। ठीक है, अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव हो गए 2023 के सारे। अब ये 2013 में क्या है कि अंग्रेजी के पैसेज वगैरह आते थे, उसी को लेकर के ज्यादा मतलब वो गड़बड़ हुई थी उस समय। सबने विरोध वगैरह किया था। तो 80 में से ये यहाँ पे आगे जो कितने क्वेश्चन है भाई, 70 से लेकर के नंबर का क्वेश्चन है इंग्लिश पैसेज, तो 67 से शुरू हो गए थे ये। और फिर आगे आगे चलते हैं 75 78 तक, और फिर आगे तक ही चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ था कि ये उसमें पैटर्न था, उसका विरोध हुआ था कि हिंदी में देते हैं बहुत ज्यादा। अब ये जो प्रश्नांश है यहाँ पर क्या है कि पहले आता था ये वाला पैटर्न। इसमें क्या है कि आपको एक यहाँ पे पैसेज दे दिया, ठीक है, और पैसेज के बाद में आपसे बोलेगा, लाइक ये पैसेज दे दिया ना आपको, भाई कोई कार्यालय अध्यक्ष है और ऐसा ऐसा करके मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको, उन्होंने पैसेज दे दिया। अब पूछेगा कि इसमें से इनका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या जा रहा था, जैसे आप इसको पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि यार इसमें ये भी सही है, आप इसमें ये भी सही है। जैसे 75 की अगर बात की जाए ना, तो 75 में ए और सी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। आप पैसेज मत पढ़ो, आप सीधा क्या करो, आंसर पढ़ो। उससे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे कि आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता। पूछेंगे ना उससे, मान लो ऊपर कुछ गड़बड़ हुई, कुछ आवंटन को लेकर के, बांटने, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के गड़बड़ हुई है, तो पूछेंगे ना कि अभी क्यों नहीं किया जा सकता। तुम कह रहे हो कि ये चीज नहीं बांटे जा सकते, तो क्यों नहीं बांटे जा सकती? हो सकता है ऊपर ऐसा लिखा हो। और फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि आप निष्पक्ष है और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, कार्यालय टिप्पणी से सहमति व्यक्त करेंगे। अगर ऊपर ऐसा कुछ लिखा गया है कि लाइक सहमति वगैरह, अगर बैट एक पॉजिटिव चीज है ऊपर, तो इसमें क्या गया था कि लाइक ए और सी दोनों आंसर गए थे। ठीक है, और इसके आंसर की में भी यही लिखा गया है, मैं आंसर की भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सीन क्या है, सीन यही है कि फिर बाद में ये इस वाले पैटर्न को हटा दिया था यूपीएससी ने, दो दो आंसर वाले। 75 76 77 78 79 और 80, इन सब में क्या था कि दो दो आंसर जा रहे थे, सब में दो दो आंसर जा रहे थे। तो इसको फिर बाद में यूपीएससी ने हटा दिया इस पैटर्न को, तो अपन इस पे बात नहीं करेंगे, टाइम खराब करने वाली कोई मतलब नहीं है इसमें। अंग्रेजी वाले सारे पैटर्न हटा दिए थे इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से देखो सीन क्या है,
सीन ये है भाई कि पूरा का पूरा 2013 का पेपर हम लोगों ने आज कर लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो चीज मेंशन नहीं है ना उसको क्या करना है, गलत करना है। जहां कैन आए, जनरली कैन, जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार इसमें, वैसे इसमें तो 10 में से 10 या 10 में से 9 बार वो सही ही जाएगा कैन। अगर सारे कैन में लिखा गया, कैन 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 लिखा गया तो भाई अलग बात है, वो फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सही जाएगा। एक्सट्रीम वर्ड हमने देखे, एकमात्र, अकेला, इकलौता, पूर्णतः, ये सब जहां भी देखे हमने स्टेटमेंट सही जाएगा। ओ सॉरी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, एक्सट्रीम वर्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, पैसेज ही आपका एकमात्र वो की है जो आपका आंसर जो है वो सही करवाएगी, ठीक है। तो जब तक आप पैसेज को अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो ये आपको भी ध्यान में रखनी होगी ये बात, ठीक है। तो 2013 वाले इस पेपर को रिवाइज कीजिए, फिर अपन कल मिलते हैं 2014 वाले पेपर के साथ, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि 10 दिनों में मैं सी सेट का सारे पेपर ही करवा दूं, है ना। फिर रिवाइज करेंगे मल्टीपल। रीजनिंग वाले आप आराम से कर सकते हो। मैथ बचता है उसकी गारंटी मैं लूंगा नहीं, अभी तो नहीं लूंगा, क्योंकि भाई बहुत टाइम टेकिंग है, मेरे बस का भी नहीं है, दुनिया भर का पैटर्न भी चल रहा है, ठीक है। प्रायिकता वगैरह पे, प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा सवाल आने लगे, परमेंटेशन कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा सवाल आने लगे, तो मेरे बस का है नहीं वो, क्योंकि मुझे नहीं आता, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। मैं पीवाई क्यू करवा दूंगा आंसर आंसर देख करके, मुझे दिक्कत नहीं है, बट अलग से मैं कुछ नहीं करवा सकता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए। देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, लाइक भी कर दीजिए, कर दीजिए। बस थोड़ा सा हौसला बना रहता है और कुछ नहीं है, सिवाय इसी के। प्रॉफिट जैसा कुछ भी दिमाग में है ही नहीं अभी तो। और सीन भी यही है कि यार ठीक है, थोड़ा लाइक मैं भी पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूँ चीज़ों में, है ना। मेरा भी लाइक मैंने अभी ये सी सेट का पेपर आपको करवाया तो मेरा भी रिवाइज हो गया पूरा का पूरा पेपर, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए, शेयर कीजिए।